अगर पार्टी के भीतर इस तरह की बात करने वाला कोई शख्सियत हो तो आपको लगता है कि विपक्ष की कोई जरूरत है, अपोनेंट्स की कोई जरूरत है? अगर आप धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की बात करें, आपके जिहाद का यही मतलब हो, चलिए मैं और कोई मतलब निकाल ही नहीं रहा, तो ये क्यों नहीं समझते कि अगर काउंटर पोलराइजेशन होगा, आपकी अपोनेंट इसी बात को प्रचारित और प्रसारित करेगी, तो आप कहां रहेंगे? देखिए पंकज भाई, ये जो बयान है व्यक्तिगत रूप से देखिए, राजनीति खासतौर से चुनाव के समय जो मुद्दे होते हैं, चुनाव के समय उन्हीं को ही प्राथमिकता पर लेकर बयानबाजी करनी चाहिए, उसी को उन्हीं को प्राथमिकता पर लेकर भाषणबाजी करनी चाहिए, उन्हीं को प्राथमिकता पर लेकर जनता के बीच ले जाना चाहिए। ये जो जबान बोली गई है, चाहे वो विपक्ष बोले चाहे वो सत्ता पक्ष बोले, मैं इस तरह की जबान का ही व्यक्तिगत रूप से विरोधी हूं। और ध्रुवीकरण की कोशिश, चाहे वो मैच्योरिटी नीतिगत रूप से की जाए वो या इनमैच्योर्ड होके की जाए, इसका भी मैं विरोधी हूं। दरअसल लोकतंत्र के अंदर जो चुनाव होना चाहिए वो मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए। जो चुनाव होना चाहिए बुनियादी समस्याओं पर लड़ना चाहिए। जो चुनाव होना चाहिए, जो विषय है प्रासंगिक, उन पर लड़ना चाहिए। अब ये इस तरह का जो बयान है खासतौर से मारिया खान ने दिया है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से, आप सलमान खुर्शीद की भांजी भतीजी अपने आप में इनको कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको मारिया खान के दृष्टिकोण से ही देखता हूँ। मैं मारिया खान को एक तो इस स्तर का नेता नहीं मानता, या इस तरह की नेत्री नहीं मानता, या इस तरह का उत्तर प्रदेश के अंदर से कोई चेहरा नहीं मानता जो चुनाव को किसी भी तरह पोलराइज करा सकती है, या उनकी ऐसी कोई शख्सियत है। ना मैं इस तरह से उनको मानता कि वो ये बयान कोई नीतिगत स्तर पर दे रही है। मैं उनको, उनके इस बयान को एक इनमेच्योर्ड या अपरिपक्व बयान मानता हूं, जो भावनात्मक दिया गया एक बयान है। लेकिन मैं इसकी भर्त्सना करता हूं कि इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की जुमलेबाजी का कोई राजनीति में स्थान नहीं होना चाहिए भारतीय लोकतंत्र में, जहां किसी भी इशू पर जो चुनाव को धार्मिक फलक पर या धार्मिक भावनाओं पर या धार्मिक दृष्टिकोण पर जो ले जाने में मदद करता है। देखिए, जहां तक सवाल है विपक्ष का, तो विपक्ष को अक्सर लोगों से गलतियां होती हैं, अक्सर लोग इनमेच्योर्ड होकर बयानबाजी करते हैं। लेकिन हमें ये देखने की जरूरत है कि जो आपका प्रतिद्वंदी है वो कितना स्मार्ट है, वो कितना परिपक्व है, वो कितना राजनीतिक रूप से चतुर है, वो इसको भुनाने में किस हद तक जा सकता है। इस चीज का हमेशा से ख्याल रखना चाहिए। और मारिया ने जो बयान दिया है, उसका भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उसको काउंटर किया है, भारतीय जनता पार्टी को काउंटर भी करना चाहिए था। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले जो बयान दिया था, उसी प्रपोर्शन में विपक्ष ने भी उन पर हमला किया था। तो मैं दोनों तरह की, इस तरह की बयानबाजी को दोनों तरफ से मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। व्यक्तिगत रूप से राजनीति में इनका कोई स्थान नहीं मांगता हूं, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि ये बैकफायर है, विपक्ष को नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं, विपक्ष को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ये एक माइंडसेट को भी तो दर्शाता है। मारिया आलम जहां पे बोल रही थी वहां सलमान खुर्शीद भी बैठे थे। सवाल ये उठता है कि उसी स्टेज से सलमान खुर्शीद ने इसका जवाब दिया होता तो मैसेज दूसरा जाता, बातें दूसरी जाती। कहा यह जा रहा है कि आप इकट्ठा होइए, आप एक साथ वोट करिए, और आप वोट इसलिए करिए क्योंकि आप मुसलमान हैं, और बीजेपी के साथ जो बातचीत कर रहे हैं, जो उनके साथ जुड़ रहे हैं, उनका हुक्का पानी बंद करिए। अगर इस तरह की बात अपने कम्युनिटी के भीतर एक स्टेज से की जा रही हो, जहां सलमान खुर्शीद जैसे बड़े नेता मौजूद, सलमान खुर्शीद सेंट स्टीफेंस के पढ़े हैं, सलमान खुर्शीद ने विदेशों में पढ़ाई की, जोरदार वकील है, लेकिन उनके सामने जहां इस तरह की बात की जा रही हो,
तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को किसी दुश्मन की जरूरत है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि अगर आप इस तरह की बात करते हो तो आखिरकार किसका नुकसान पहुंचा रहे हैं। नुकसान अपना तो आप पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपके माइंडसेट का भी पता चलता है, और आपके माइंडसेट का पता इस तरीके से चलता है कि निश्चित तौर पर आप औरों के लिए कहते रहिए कि ये हिंदुत्व ऐसे हो गया, आप किताब लिखते रहिए, लेकिन बात आप भी तो क्या कर रहे हैं, बात आप किस तरह की कर रहे हैं, आपकी कौन सी मानसिकता है। जब वोट चाहिए तो आप किस लेवल पर उतर जाते हैं, सवाल यह है। इसलिए भले ही ये उतनी बड़ी नेत्री नहीं हो, लेकिन उस स्टेज पे सलमान खुर्शीद थे, और उस स्टेज से सलमान खुर्शीद ने इसका प्रतिकार नहीं किया, इसलिए सलमान खुर्शीद पे सवाल उठ रहे हैं। और वैसे सलमान खुर्शीद का जहां तक सवाल है तो कंट्रोवर्सी से उनका पुराना नाता रहा है। वो कई बार ऐसी बातें बोल गए हैं, कभी राहुल गांधी को उन्होंने राम तक कह दिया, तो वो बोल गए हैं और ये देश एक्सेप्ट भी कर लेता है, आगे बढ़ जाता है, वो सारी चीजें। लेकिन चुनाव के दरमियान जहां तीसरे चरण की तैयारी जोरों पर है, और उस समय इस तरह की बातें करना कौन सी मानसिकता का परिचायक है अनुपम जी? पंकज भाई, सिर्फ सलमान खुर्शीद की बात नहीं है। सलमान खुर्शीद बैठे थे, उनके सामने ये बयान दिया जा रहा था, फर्जी बातें की जा रही थी कि CAA में हजारों लोग अंदर हैं और वो उनका मुकदमा लड़ रहा है। कौन CAA में अंदर? कौन आदमी CAA में अंदर? चलिए, वो आपका झूठ बोलना था, आपने बोल लिया कि साहब हमारे चचा या मामा जो भी हैं बड़े मुकदमे लड़ रहे हैं, मान लिया। लेकिन आप हर जगह देख लें, वजीर रहमान बर्ग साहब के नाती हैं, उनका बयान सुन लें। अतीक मुख्तार, शाहबुद्दीन, ये हमारे आइडियल्स हैं और इन्होंने कुर्बानी दी है। अखिलेश यादव वहीं मंच पे बैठे थे और समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता वहां से बोल रहे थे कि अतीक मुख्तार और शाहबुद्दीन के खून की कुर्बानी, और इसके नाम पे वोट दो। अतीक के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, मुख्तार के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। कौन किसको किसको देखेंगे? वो राज्यसभा में बैठे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी प्रियंका गांधी ले गई, उनकी कविताएं आप पढ़ लीजिए। बच्चा बच्चा चीख रहा है, मैं मुख्तार अंसारी हूं। और अतीक अहमद जैसा कोई इलाहाबाद में सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। इन कविताओं को लिखने का पुरस्कार उनको ये है कि वो राज्यसभा में बैठे हुए हैं। अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि एक मुख्तार अंसारी गया, लाखों मुख्तार अंसारी पैदा होंगे। और आज तो मैं और भी मजेदार देख रहा था पंकज भाई, वो कह रहे थे कि जैसे चंद्रशेखर आजाद थे, जैसे बिस्मिल थे, जैसे अशफाकुल्ला थे, वैसे मुख्तार अंसारी थे। अब जो तो मुख्तार वो अंसारी पे लिखिए ना लूटपाट के कि मुकदमे उनको नहीं नहीं, जो मुख्तार अंसारी पे लूटपाट के मुकदमे हैं उनको अब काकोरी कांड का नाम दिया जाएगा, कि जैसे साहब काकोरी कांड हुआ था, मुख्तार अंसारी वही कर रहे थे। तो अब बस एक यही कसर बाकी है। शहाबुद्दीन जैसे आदमी जो सगे भाइयों को तेजाब से नहला दिया, जिसने JNU के प्रेसिडेंट को 4 आदमी के साथ बीच चौराहे मार दिया, उसको साहब कहा जाता है। ओवैसी कहते हैं, बड़ी बड़ी पत्रकार कहती हैं, वो सिर्फ साहब कह देते, साहब का मतलब शहाबुद्दीन हो जाता है। तो आप कहाँ कहाँ किसको किसको देखेंगे? आप किस नेता को कैसे देखेंगे? ओसामा को जी कहा जाता है। मुख्तार की कब्र पे फूल चढ़ाए जाते हैं, शहाबुद्दीन के यहाँ मातम पुरसा लेके जाया जाता है। तो मुझे बताए ना कि अतीक अहमद को, हमारे यहाँ एक कांग्रेसी थे, उनका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, वो अतीक अहमद को भारत रत्न देने को कह रहे थे। तो अब मतलब कहां तक जाएंगे आप, कहां तक जाएंगे? तो हाँ, इसका एक एक ये बात ये कि चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे वो जाहिल हो, चाहे वो विदेश में पढ़े हो, हाँ, सबने एक ही जबान बोलनी है तो बोल रहे हैं भाई, ठीक है। और ये भी एक बात ये भी देखने की है कि उन्हें वो दो बातें हैं इसमें। नंबर एक, वो ये जुबान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इसकी उनको सजा नहीं मिलेगी। उनको मालूम है कि इमरान प्रतापगढ़ी जब कहता है कि बच्चा बच्चा चीख रहा है, मैं मुख्तार अंसारी, तो राज्यसभा पहुंच जाता है। दूसरी बात यह है कि इसमें नया क्या है? 70 साल में कौन सा एक चुनाव बता दीजिए नेहरू के टाइम से जब ये बयान ना जारी हुआ हो कि यार मुसलमानों, तुम्हारा वोट बंटने नहीं देना है। फर्ज करें कि अगर एक हिंदू लीडर खड़ा होकर कहे कि हिंदुओं, तुम्हारा वोट बंटने नहीं देना है, सब हिंदू एक हो जाओ और सब मुसलमानों के खिलाफ वोट डालो, पर नहीं। ऐसा कौन सा चुनाव है जिसमें ऐसा कौन सा नेता है, एक नेता बता दें
जिसने ये अपील ना की हो कि मुसलमान वोट बंटने नहीं देना है। क्यों नहीं बंटने देना है भाई? क्यों नहीं बंटने देना है? मुसलमान वोट मुद्दे पे क्यों नहीं पड़ सकता है? वो टैंजिबल इश्यूज पे क्यों नहीं पड़ सकता? वो पढ़ाई पे क्यों नहीं पढ़ सकता? सड़क पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, विकास पे, अस्पताल पे, शिक्षा पे क्यों नहीं पढ़ सकता? मुसलमान वोट एक साथ क्यों जाएगा? तो एक ठीक है आप, अच्छा एक आखिरी बात पंकज भाई, जो मैं आपके हर मतलब कई आपके प्रोग्राम्स में कह चुका हूं कि 70 साल तक आप मुस्लिम वोट बैंक बनाते रहे, 37% का हिंदू वोट बैंक बन गया, तो देश में आपको एकदम से लगा असहिष्णुता पंकज भाई? मैं चाहूंगा प्रोफेसर सुधांशु कुमार जवाब दें इसका।